एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का अध्याय नंबर 14, जिसका नाम है लोकसभा। तो इसके हम कंप्लीट नोट्स देखेंगे और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे विभिन्न एग्जामों में वो भी जानेंगे। यानी कि यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इससे जो भी आपका कंप्लीट नोट्स होगा और जो भी इससे प्रमुख प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं। तो लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन होता है तथा जनता का सदन माना जाता है। क्या माना जाता है? तो लोकसभा को भारतीय संसद का निचला सदन और जनता का सदन कहा जाता है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा भारत की सबसे शक्तिशाली विधायी संस्था मानी जाती है। यानी कि लोकसभा जो होती है ये भारत की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली विधायी संस्था मानी जाती है। यानी कि विधायी संस्था का मतलब होता है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा विधेयक पारित होते हैं और नियम कानून जहाँ से सबसे ज़्यादा बनते हैं उसी को विधायी संस्था माना जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। यानी कि लोकसभा का जो उल्लेख मिलता है आप सभी लोगों को वह अनुच्छेद 81 में देखने को मिलता है। नंबर 2, संवैधानिक प्रावधान विषय अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया और 81 में लोकसभा की संरचना। वो अनुच्छेद 82 में क्या है? तो अनुच्छेद 82 में परिसीमन और 83(2) में लोकसभा की अवधि निर्धारित की गई और अनुच्छेद 84 में सदस्यता की योग्यता। यानी कि लोकसभा की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और अनुच्छेद 85 में सत्र स्थगन एवं विघटन। यानी कि कितने सत्र और कब कब सत्र किए जाएंगे एवं इसका विघटन कैसे किया जाएगा। अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। यानी कि लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 100 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति और अनुच्छेद 101 से लेकर 104 तक सदस्यता संबंधी प्रावधान। तो सबसे पहले लोकसभा की संरचना देख लेते हैं कि लोकसभा की संरचना कैसी होती है। तो अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है यह राज्यसभा से 230 हो सकती है और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य हो सकते हैं और कुल अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं और 550 हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह 545। यानी कि वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं और 144वें संविधान संशोधन 2020 के बाद एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित सदस्यों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यानी कि जब 104वें संविधान संशोधन हुआ तो इसके बाद एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित सदस्यों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। यानी कि जो कुछ व्यक्ति थे वह एंग्लो इंडियन हुआ करते थे जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, लेकिन यह व्यवस्था 2020 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। निर्वाचन प्रणाली देख लेते हैं कि इनका निर्वाचन यानी कि इनका चुनाव कैसे होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका, यानी कि जनता द्वारा होता है इनका चुनाव। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष। यानी कि 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति होता है वह अपना मतदान देकर इन सदस्यों का चुनाव करता है। प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, ये दो प्रणाली होती हैं जिनके द्वारा लोकसभा के सदस्यों के नियुक्ति की जाती है। सदस्य बनने की योग्यताएं। तो सदस्य बनने की योग्यताएं क्या क्या हैं वह भी देख लेते हैं। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति
भारत का नागरिक हो, यानी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 25 वर्ष हो, यानी कि वह उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योजनाओं को पूरा करता हो, यानी कि संसद के जो नियम होते हैं सदस्य पद के लिए वह भी योजनाओं को पूरा करता हो और किसी भी लाभ लाभ के पद पर ना हो, यानी कि वह किसी भी सरकारी नौकरी या अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि वह ऐसा होता है तो वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं माना जाता है। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है लोकसभा की अवधि, यानी कि इसका टाइम कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है। तो सामान्य अवधि जो होती है लोकसभा की वह 5 वर्ष होती है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले भंग की जा सकती है, यानी कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो इसे समय से पहले भंग कर सकता है। तो भंग कब कर सकता है, जब उसको प्रधानमंत्री का परामर्श लेना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री अपना लोकसभा में बहुमत खो देता है तो ऑटोमेटिक लोकसभा का विघटन हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अवधि 1-1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। यदि देश में कोई बड़ा राष्ट्रीय संकट या आपातकाल लग जाता है तो उस समय 1-1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि उस समय चुनाव करवाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए 1-1 वर्ष की अवधि को बढ़ा दिया जाता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 महीने तक ही विस्तार प्रभावी रहता है। यदि आपातकाल समाप्त हो गया है तो 6 माह तक ही वह अवधि का विस्तार रह सकता है। इसका मतलब है कि जैसे कि आपातकाल आपका मई के महीने में लगा है और जून में समाप्त हो गया है, तो मई से वो 6 महीने तक ही लोकसभा का सदस्य बना रहेगा और उसके बाद पुनः चुनाव करवाया जाएगा। तो लोकसभा का विघटन, तो लोकसभा का विघटन कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। तो लोकसभा का जो विघटन होता है ये स्वाभाविक विघटन होता है एक, और 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर, यानी कि एक स्वाभाविक होता है और एक जब आपकी 5 वर्ष की अवधि पूरी हो जाती है तो उस समय भी लोकसभा का विघटन हो जाता है। और समय पूर्व विघटन, यानी कि समय से पूर्व विघटन इसका हो जाता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया था कि अगर यदि राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी कि वह समय से पहले भंग कर सकता है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो गण पूर्ति। तो गण पूर्ति का मतलब क्या होता है, तो लोकसभा की बैठक चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना आवश्यक है, यानी कि लोकसभा की जो बैठक होती है वह चलाने के लिए 1/10, यानी कि जैसे वर्तमान में 243 सदस्य हैं, तो 1/10 का मतलब होता है कि 543 का 1/10, तो मतलब लगभग 55 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तभी लोकसभा की बैठक संचालित की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में लोकसभा की बैठक को स्थगित किया जाएगा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, तो चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करती है, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, तो प्रमुख कार्य होते हैं इसके सदन की कार्यवाही संचालित करना, यानी कि सदन में जो भी कार्रवाई की जाएगी ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संचालित की जाएगी। यानी कि इसके बाद अनुशासन बनाए रखना, यानी कि अनुशासन बनाए रखना भी इन्हीं का काम होता है। और संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना, यानी कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो वह भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद धन विधेयक प्रमाणित करना, यानी कि जो भी धन विधेयक होगा वह जब तक लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाएगा तब तक वह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी कौन करता है, तो वह करते हैं लोकसभा अध्यक्ष।
तो निर्णायक मत यानी कि कैस्टिंग वोट जो देता है वह भी लोकसभा अध्यक्ष देता है। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो है उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर का काम क्या होता है? तो डिप्टी स्पीकर का काम होता है लोकसभा द्वारा चुना जाता है इसको, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाही संचालित करता है। कि जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष या उपस्थित नहीं है, या उसकी तबीयत खराब हो जाती है, या किसी कारणवश वह लोकसभा में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उस समय जो कार्यवाही को संचालित करता है वह लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य यानी कि लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य क्या क्या होते हैं वह भी देख लेते हैं। विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स। तो विधायी शक्तियां क्या होती हैं? सामान्य विधेयकों को पारित करना, यानी कि जो सामान्य विधेयक होते हैं वो लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। और संविधान संशोधन विधेयकों में भाग लेना, यानी कि जो संविधान संशोधन विधेयक किए जाते हैं उनमें भी लोकसभा की भागीदारी होती है। संयुक्त बैठक में निर्णायक भूमिका, यानी कि जो संयुक्त बैठक की जाती है, संयुक्त बैठक का मतलब होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जब बैठक कराई जाती है एक साथ, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको संयुक्त बैठक कहा जाता है। इसके बाद वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्ति यानी कि फाइनेंशियल पावर्स। तो फाइनेंशियल पावर क्या क्या होती हैं? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ? धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। वार्षिक बजट पर चर्चा एवं स्वीकृति, यानी कि वार्षिक बजट पर जो भी चर्चा की जाती है एवं इसकी स्वीकृति जो दी जाती है वह भी लोकसभा के द्वारा दी जाती है। इसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान, यानी कि जो भी अनुदान मांगे होती हैं उन पर मतदान किया जाता है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना भी लोकसभा का काम होता है। इसके बाद कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी कि कार्यपालिका पर नियंत्रण भी किसका होता है? वो भी लोकसभा का होता है। किस प्रकार होता है? पहला होता है प्रश्नकाल, उसके बाद शून्यकाल, उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, और इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जो भी मंत्रिपरिषद होती है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जैसे कि मंत्रिपरिषद है तो जो भी कानून बनाती है या जो भी रुपये खर्च करती है या जो भी काम करती है वह उसको बताना पड़ता है और उसका हिसाब किताब भी देना पड़ता है। इसलिए जो मंत्रिपरिषद होती है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? तो न्यायिक शक्तियाँ लोकसभा निम्नलिखित में भाग लेती है। किस किस में भाग लेती है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग में, यानी कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसमें भी 3/4 जो मतदान होता है यह लोकसभा का होता है, और 3/4 सदस्यों का जो भी स्वीकृति होती है यह राज्यसभा की होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी लोकसभा के द्वारा की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी किसकी की होती है? तो लोकसभा की होती है। इसके बाद अगला है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। तो निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? तो लोकसभा सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि लोकसभा सदस्य जो भाग लेते हैं किस किस में भाग लेते हैं? तो यह राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। किसके किसके में? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। लोकसभा बनाम राज्यसभा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है वह भी देख लेते हैं। आधार लोकसभा और राज्यसभा सदन। तो जो आपका वो होता है लोकसभा होता है यह निचला सदन होता है। कैसा होता है? निचला सदन होता है। और राज्यसभा जो होता है वो आपका उच्च सदन कहलाता है। और इसमें जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है लोकसभा में वो आपकी 550 हो सकती है, और 250 सदस्य ही राज्यसभा में हो सकते हैं। और वर्तमान में जो होते हैं ये 543 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा में होते हैं, और 245 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा में होती हैं। कार्यकाल जो होता है ये कार्यकाल लोकसभा का होता है 5 वर्ष का, और राज्यसभा जो होती है यह स्थायी सदन होता है। कैसा होता है? स्थायी सदन।
तो न्यूनतम आयु जो होती है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वह 25 वर्ष होती है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा में जो होता है धन विधेयक जो होता है वो केवल और केवल लोकसभा में पारित होता है, और प्रमुख शक्ति जो होती है राज्यसभा के पास होती है, और लोकसभा केवल और केवल सुझाव देती है। और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ से होता है, तो ये राज्यसभा में होता है, राज्यसभा ला सकती है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वह लोकसभा में लाया जा सकता है। तो परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, यानी कि जो भी अभी हम सभी लोगों ने जो भी ये थ्योरी जानी है उसका हम एक नज़र में मुख्य मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। तो लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, यानी कि जिसमें जनता भाग लेती है उसको जनता का सदन कहा जाता है। तो लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। और प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। और वर्तमान सदस्य जो हैं लोकसभा में वह 543 सदस्य हैं वर्तमान में। और सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष। और कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या जो होती है 1/10 होती है, यानी कि किसी भी बैठक को संचालित करने के लिए कम से कम जितने भी सदस्य हैं उसका 1/10% उपस्थित होना चाहिए, तभी वह बैठक चालू की जाएगी या संचालित की जाएगी। अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता है, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह धन विधेयक को प्रमाणित करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जो भी मंत्रिपरिषद होती है इसको सामूहिक रूप से लोकसभा को जवाबदेही यानी कि जवाब देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यानी कि जो भी अविश्वास प्रस्ताव है ये केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि धन विधेयक जो होता है वह केवल और केवल कहाँ पर लाया जा सकता है, तो ये केवल और केवल आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ पर? इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद लोकसभा से जो टॉप 20 MCQ क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं वह जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया। किस में किया गया? 80 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा को जनता के सदन के नाम से जाना जाता है। किसके सदन के नाम से? यानी कि पावर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि लोकसभा की सामान्य अवधि कितनी होती है। तो लोकसभा की जो सामान्य अवधि होती है वह 5 वर्ष होती है। कितनी होती है? 5 वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली से होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ पर? लोकसभा में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होती है। तो लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति होती है तो 1/10, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कहाँ पर लाया जा सकता है? केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का जो प्रथम गठन हुआ था ये 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि लोकसभा को समय से पहले कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को समय से पहले राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो भंग कर सकता है वह प्रधानमंत्री की सलाह से कर सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हैं? तो वर्तमान में जो लोकसभा में सदस्य निर्वाचित हैं ये आपके 543 हैं। कितने हैं? 543, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यह बैठक किसके बीच होती है? तो यह बैठक लोकसभा और राज्यसभा के बीच होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में लोकसभा की क्या भूमिका होती है? तो लोकसभा की भूमिका होती है कि पारित करने में वह भाग लेती है, यानी कि जो भी संविधान संशोधन होता है उसमें लोकसभा भाग लेती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि कितने वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है? तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो एक वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि लोकसभा का पदेन सचिव कौन होता है? तो लोकसभा का जो पदेन सचिव होता है यह लोकसभा महासचिव होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि निम्न में से कौन लोकसभा की वित्तीय शक्ति है? तो लोकसभा की जो वित्तीय शक्ति होती है यह बजट पारित करना होता है, यानी कि धन से संबंधित, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का क्या होना जरूरी है? तो व्यक्ति का भारत का नागरिक होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इनका अंतिम निर्णय जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है लोकसभा, उसके कंप्लीट नोट्स और उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।